नमस्कार दोस्तों, काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है कि रिसेंटली जो यहां पर भारत सरकार के द्वारा बेसिकली मैं बताऊं तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनके द्वारा यहां पर सेबी को बोला गया है कि जो 81 बॉन्ड्स के ऊपर जो आपने नियम लाया है उसको आप विड्रॉ कर लीजिए, आप उसको रद्द कर दीजिए, आप उसको वापस ले लीजिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहां पर। ये 81 बॉन्ड्स होते क्या हैं, ध्यान रखिएगा। 81 बॉन्ड्स होते क्या हैं एग्जैक्टली, कौन से नियम लाए गए हैं सेबी के द्वारा जिसकी वजह से मैं आपको बता दूं एक तरह का भूकंप सा आ गया है पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। म्यूचुअल फंड्स के अंदर लोग खुश नहीं हैं, जो बैंकिंग सेक्टर हैं स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो यहां पर इससे खुश नहीं है, जिसकी वजह से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है सेबी को, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि पूरा हमारा जो शेयर मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, ये सारी चीजें सेबी के द्वारा देखी जाती हैं। तो इनको बोला है कि आप ये जो नियम लाए हो वापस ले लो। यहां पर आप न्यूज भी देख सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री आस्क सेबी टू रिवोक 100-year मैच्योरिटी रूल ऑन 81 बॉन्ड्स। तो डोंट वरी, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा 81 बॉन्ड्स होते क्या हैं, क्या नियम लाया गया है, इसकी वजह से बैंक के ऊपर क्या प्रॉब्लम आएगी, म्यूचुअल फंड के ऊपर क्या प्रॉब्लम आएगी। बट आपको अपना पूरा एटलीस्ट 15 मिनट्स मुझे लगेगा एटलीस्ट इसको समझाने में, पूरा 100% आपका ध्यान इस वीडियो की तरफ होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बेहतर करने के लिए स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स ले सकते हैं, जहां पर हर एक मटेरियल कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको यहीं पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए यहां पर आप सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि वो हमें समझना सबसे पहले जरूरी है। तो यहां पर जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी, उनके द्वारा रिसेंटली एक डिसीजन लिया गया। बेसिकली यहां पर उन्होंने यह कहा कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड एक तरह का मीडियम है, आप कह सकते हो, मतलब कि मीडियम की तरह काम करता है कि अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत सारे लोग हैं, सिटीजन्स हैं जो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन उनको फाइनेंशियल जानकारी नहीं है, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह करना चाहते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक जरिया होता है जहां पर सभी लोग अपना पैसा लगा देते हैं और यहां पर जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो इस पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड है, लेट मी टेल यू, इनके द्वारा कई जगह निवेश किया जाता है, जैसे शेयर मार्केट हो गया, बॉन्ड्स हो गए। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ है कि सेबी ने कुछ ऐसा नियम लाया है कि जो म्यूचुअल फंड के द्वारा 81 बॉन्ड्स पर निवेश किया जाता था उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। बेसिकली यहां पर जो वैल्यूएशन है उस बॉन्ड की वो यहां पर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड और बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक स्टॉर्म आ गया है, एक भूचाल सा आ गया है। लेट मी टेल यू, मैं आपको आगे बताऊंगा तो धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसी चीज को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये जो आप रेगुलेशन लेकर आए हो आप इसको विड्रॉ कर लो, आप इसको वापस ले लो। अदरवाइज क्या होगा कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसके अंदर काफी बड़ा डिसरप्शन आ जाएगा, बैंकिंग सेक्टर के अंदर डिसरप्शन आ जाएगा और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो देखिए यहां पर अब सबसे पहले हम समझेंगे कि ये 81 बॉन्ड्स, इसका मतलब क्या है, तभी आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। तो ध्यान रखिएगा, बॉन्ड्स क्या होता है। बॉन्ड्स मैंने कई बार बताया है कि यहां पर एक तरह का डेट इन्वेस्टमेंट होता है, DEBT, डेट इन्वेस्टमेंट होता है। कहने का मतलब है कि सपोज यहां पर एक कंपनी है या फिर सपोज बैंक है, क्योंकि हम यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं बैंक का। तो SBI है सपोज, ठीक है, SBI को पैसा चाहिए, पैसा जुटाना है, ठीक है। तो या तो उसके जो शेयर होल्डर हैं, SBI का शेयर होल्डर कौन है, गवर्नमेंट है, तो या तो गवर्नमेंट इसको पैसा दे दे तो गवर्नमेंट का हिस्सा बढ़ जाएगा SBI के अंदर। तो या तो SBI के पास ऑप्शन है कि वो एक बॉन्ड जारी कर सकती है, ठीक है, बॉन्ड जारी कर दे। और सपोज उसने 1000 रुपए का बॉन्ड जारी किया, आपने वो बॉन्ड खरीद लिया 1000 रुपए का, SBI आपको क्या करेगी, हर साल यहां पर इंटरेस्ट देगी। SBI कहेगी हम आपको इसके ऊपर 8% इंटरेस्ट देंगे, तो आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो यही होता है बॉन्ड एक तरह से, ठीक है। ये बॉन्ड आपको समझ में आ गया। लेकिन ये जो 81 बॉन्ड है ये थोड़ा सा रिस्की होता है। देखो बॉन्ड मैंने आपको बताया, बॉन्ड में क्या होता है, जैसे कि सपोज आपके पास 1000 रुपए है, ये एक एग्जांपल लो, आपके पास 1000 रुपए है, आप उस 1000 रुपए को कहीं पर भी निवेश कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो 1000 रुपए से आप रिलायंस के शेयर में निवेश कर लो, ऑल्दो आपको शेयर नहीं मिलेगा 1000 रुपए में, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी शेयर खरीद लो आप, ठीक है, एक्सिस बैंक, कोई भी आप चाहते हो, या फिर इसी 1000 रुपए को आप यहां पर बॉन्ड के अंदर निवेश कर दो। तो बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है, यूजुअली जो है वो सेफ होता है, थोड़ा सा सेफ होता है। इक्विटी में तो क्या है, आपने शेयर मार्केट में शेयर खरीदा, कल के डेट में आपका पैसा डूब भी सकता है, लेकिन इसमें रिटर्न भी अच्छा आता है। लेकिन बॉन्ड के केस में क्या होता है कि यहां पर आपका पैसा थोड़ा सिक्योर होता है, सेफ होता है और आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहता है, 8% 9%, जितना भी पहले से तय हो गया वो मिलता रहता है। तो बॉन्ड होता है वो। लेकिन 81 जो बॉन्ड्स हैं वो और ज्यादा रिस्की होते हैं, नॉर्मल बॉन्ड से अगर आप देखोगे और रिस्की होते हैं, क्योंकि यहां पर आप देखिए ये परपेचुअल टेन्योर के होते हैं। परपेचुअल टेन्योर का मतलब होता है कि इसमें कोई मैच्योरिटी
मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। यूजुअली जो बॉन्ड होता है वो क्या है, 10 साल की एक्सपायरी डेट होती है। मतलब आपने बॉन्ड खरीदा, हर साल आपको यहां पर 8% इंटरेस्ट मिलता रहेगा और 10 साल के बाद आपने वो बॉन्ड वापस कर दिया, आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट था, वो जो 1000 रुपए था, वो वापस आ जाएंगे। बस सिंपल सी चीज है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, मैच्योरिटी डेट ही नहीं होती है। मतलब कि यहां पर ये चलता रहेगा 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, ये चलता रहेगा। इसमें बेसिकली कॉल ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन का मतलब यह है कि सपोज हमने एग्जांपल लिया था एसबीआई का। एसबीआई ने यहां पर ये बॉन्ड जारी किया, तो 1000 रुपए का आपने ये बॉन्ड खरीद लिया। अब एसबीआई के पास ऑप्शन होता है उसको बाई करने का, इसीलिए इसको कहते हैं कॉल ऑप्शन। मतलब कि एसबीआई 5 साल के बाद आपसे कह सकती है कि चलो ये 1000 रुपए का हमने जो बॉन्ड जारी किया था, अब हमें आप वापस दे दो, हम आपको वापस आपका ये जो 1000 रुपए है वो दे देंगे। ये एसबीआई के पास क्या होती है, जिम्मेदारी होती है कि वो जब चाहे इसको वापस ले सकती है। एंड यूजुअली अगर आप देखोगे जितने भी बैंक्स होते हैं जो इसको जारी करते हैं बॉन्ड को पैसे जुटाने के लिए, वो 5-5 साल में या फिर मैक्सिमम 10 साल में इसको वापस ले लेते हैं और वापस से अगर उनको पैसा जुटाना है तो फिर से वो बॉन्ड को जो है जारी कर देते हैं, नया बॉन्ड जारी कर देते हैं उसको वापस लेकर। आ गया समझ में आपको ये चीज? आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर। लेकिन ये इतना डेंजरस क्यों होता है, ये इतना रिस्की क्यों होता है, ये आपको रिलेट करना पड़ेगा पिछले साल यस बैंक वाला केस। आपको याद होगा, अगर आपने मेरे वीडियोस पिछले 1.5-2 साल से देखते आ रहे हो रेगुलरली, तो मैंने पिछले साल 81 बॉन्ड्स के ऊपर भी वीडियो बनाया था क्लियरली। उस समय क्या हुआ था, यस बैंक का जो क्राइसिस आया था, तो यस बैंक ने भी ये जो 81 बॉन्ड्स हैं उसको जारी किया था। मतलब कि वो बॉन्ड जारी कर दिया और उसने पैसा जुटा लिया, यस बैंक को पैसा मिल गया। तो यस बैंक आपको क्या दिखा कि यस बैंक प्रॉब्लम आ गया है, यस बैंक के पास कैपिटल नहीं बचा है बैंक को चलाने के लिए। इसकी वजह से क्या हुआ, उसने जो 81 बॉन्ड जारी करके, लेट मी टेल यू, करीब 8,500 करोड़, यस 8,500 करोड़ के जो बॉन्ड्स हैं ये रद्द कर दिया गया। मतलब कि ये वो बॉन्ड्स थे जिसके अंदर पैसा लगाया गया था म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। ये बॉन्ड कौन खरीदता है, हम और आप भी खरीद सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखोगे जो म्यूचुअल फंड्स हो गए वो लोग अपना पैसा इसके अंदर निवेश करते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड्स ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, जितने भी लोगों ने यस बैंक के 81 बॉन्ड्स के अंदर निवेश किया था, उनका पैसा खत्म हो गया, 8,500 करोड़ रुपीस खत्म हो गए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल बॉन्ड्स के मुकाबले ये जो 81 बॉन्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, डेंजरस होते हैं। लेकिन जहां पर रिस्क ज्यादा होता है, आपको पता है कि रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। तो नॉर्मल बॉन्ड्स के मुकाबले, जैसे अगर कोई बॉन्ड है वो 6% रिटर्न दे रहा है आपको सालाना, तो 81 बॉन्ड्स ये आपको 7%, 8% रिटर्न देगा। तो 1-2% ज्यादा रिटर्न देता है, तो लोगों के लिए लुक्रेटिव हो जाता है कि चलो मुझे 1-2% इसमें ज्यादा मिल रहा है तो इसी के अंदर निवेश कर दो। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर अगर वो बैंक फेल की तरफ जा रही है, बैंक वो डूबने वाली है, तो बैंक के पास ऑप्शन होता है, आरबीआई के पास ऑप्शन होता है कि वो 81 बॉन्ड्स पर जो भी पैसा जुटाया गया था उसको यहां पर खत्म कर दो, उसको एक तरह से रद्द कर दो। आई होप कि दिस थिंग इज अब क्लियर कि ये रिस्की क्यों होता है। नेक्स्ट यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो बैंक है, मैंने आपको बताया एसबीआई का एग्जांपल दिया, जैसे यस बैंक का हमने देखा, वो लोग ये पैसा जुटाते हैं, क्यों जुटाते हैं, ये एक सबसे बड़ा चीज आपको समझना है। ये बेसिकली इसलिए जुटाया जाता है कि बैंक के पास कैपिटल आ जाए। अब आपको समझना पड़ेगा ये कैपिटल का पूरा मामला क्या है। कोई भी बिजनेस चलाने के लिए, बैंक को चलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर आपने अक्सर सुना होगा CAR के बारे में, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपने सुना होगा, या फिर इवन आप कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट, इस तरह से भी आप इसको कहते होगे, वो बात एक ही है। मैंने कल भी अपने वीडियो में ये बताया था इसके बारे में, अगर आपने वो देखा होगा कल वाला वीडियो। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं उनके ऊपर मैंडेटरी होता है कि आपके पास एटलीस्ट 11.5% ऑफ CAR होना चाहिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए। इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि जो भी उसने एसेट है, जो भी बैंक का एसेट है, बैंक के लिए एसेट कौन सा है, जो उसने लोन पर दे रखे हैं, ठीक है। तो यहां पर सपोज मैं कहता हूं कि एक बैंक है जिसने 150 करोड़ रुपए लोन पर दिए हैं, लेकिन 150 करोड़ में से 100 करोड़ ऐसे लोन हैं जो कि रिस्की हैं, मतलब कि अगर वो लोन डूब गए तो वो 100 करोड़ रुपए वापस नहीं आएंगे, तो वो रिस्क होता है। इसके लिए इसको हर्जाना भरने के लिए यहां पर अगर कल के डेट में इसमें से कुछ भी अमाउंट वापस नहीं आता है तो बैंक के पास कैपिटल होना चाहिए। तो 100 करोड़ का अगर मैं कहता हूं कि 11.5% है, तो यही हो गया आपका CAR, मतलब कि बैंक के पास 11.5% एटलीस्ट पैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। अब आप देखोगे इसके अंदर आपको टियर 1 कैपिटल मिलेगा, टियर 2 कैपिटल मिलेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल होता है, जिसको हम कोर कैपिटल कहते हैं, इसको कहा जाता है टियर 1 कैपिटल। मतलब कि जैसे कि एसबीआई का एग्जांपल ले लो, ठीक है, एसबीआई के अंदर शेयर होल्डर कौन है, 50% से ज्यादा शेयर होल्डर गवर्नमेंट का है। तो यहां पर जो टियर 1 कैपिटल है, जो सरकार ने निवेश किया है इसके अंदर, वो इसी के अंदर आता है, कैपिटल
टीयर 1 कैपिटल के अंदर आता है। तो यहां पर जितना भी कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है उसका 9% एटलीस्ट टीयर 1 कैपिटल होना चाहिए। लेकिन फॉर एग्जांपल सपोज मैं कहता हूं कि इस समय उस बैंक के पास उतना कैपिटल नहीं है, लेकिन आरबीआई ने अपने बेसल 3 के बारे में सुना होगा, नॉर्म्स के बारे में, वो कहता है कि नहीं आपको इतना मिनिमम कैपिटल होना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एसबीआई के पास इस समय 100 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए, लेकिन एसबीआई के पास इस समय सिर्फ 80 करोड़ का कैपिटल है। ठीक है, उसको हम कहेंगे कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल, जो सरकार ने यहां पर निवेश कर रखा है इसके अंदर। तो अब यहां पर क्या जरूरत है? अब यहां पर जरूरत है 20 करोड़ की। अब ये 20 करोड़ कहां से आएगा? अब 20 करोड़ जुटाने के लिए ये AT1 बॉन्ड्स को जारी करती है। आई होप कि अब आपको चीजें लिंक हो गई होंगी कि ये जो बैंक है वो AT1 बॉन्ड्स क्यों जारी करती है, ताकि उसके पास मिनिमम कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो सके। ठीक है, आ गया समझ में आपको? तो ये बैंकों के लिए बहुत जरूरी होता है। आज के डेट में आपने देखा होगा, अक्सर हम न्यूज़ सुनते रहते हैं कि इस बैंक के पास कैपिटल डिटोरिएट हो गया है, कैपिटल कम हो गया है। तो वो कैपिटल को कहां से जुटा सकती है? एक तो जो शेयर होल्डर्स हैं, तो शेयर होल्डर्स उसके अंदर पैसा लगाएं तो वो कैपिटल आ जाएगा, उसको हम कहेंगे कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल। लेकिन उसके बावजूद भी पैसा अब नहीं आ पा रहा है, तो बाकी का पैसा कहां आएगा? जैसे 100 करोड़ में से बाकी का 20 करोड़ कहां से आएगा? ये AT1 बॉन्ड्स को जारी करके किया जाता है। अब इस समय अगर आप देखोगे, इस समय देश के अंदर अगर आप देखोगे तो जितने भी बैंक्स हैं उन्होंने कितने के बॉन्ड्स जारी किए हैं? अभी अगर आप देखोगे तो 90,000 करोड़ के बॉन्ड्स जारी किए हुए हैं। आया समझ में? मतलब ये जो अलग अलग स्टेट बैंक्स आप देखते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इन्होंने अपने बैंक का कैपिटल बढ़ाने के लिए ये 90,000 करोड़ के आसपास का जो आपका बॉन्ड है वो जारी किया है। मतलब कि बैंकों के पास ये पैसा आ गया है। इस 90,000 करोड़ में से अब क्वेश्चन आता है कि जो म्यूचुअल फंड्स है, मैंने आपको पहले ही बता दिया म्यूचुअल फंड के बारे में, इन्होंने इसके अंदर कितना निवेश किया है? तो सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं। 90,000 करोड़ में से 35,000 करोड़ अकेले इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है पूरी हमारे देश के अंदर, उन्होंने इसके अंदर निवेश किया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा निवेश कौन करता है AT1 बॉन्ड्स के अंदर? ये म्यूचुअल फंड्स करते हैं। अब हम आते हैं कि असली मुद्दे पर। अब आपको पूरा बैकग्राउंड समझ में आ गया, अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ है कि यहां पर जो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उन्होंने ऐसा क्या किया है ऐसा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। तो ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो AT1 बॉन्ड्स होते हैं, AT1 बॉन्ड्स, इसका क्या कोई मैच्योरिटी डेट होता है? नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, जब तक ये चलता रहेगा। बैंक की जिम्मेदारी होती है, बैंक के पास पावर होती है कि वो जब चाहे उसको रिकॉल कर सकती है। लेकिन सेबी ने अब यहां पर क्या कह दिया, जो म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री हैं, जो म्यूचुअल फंड्स ने जिन्होंने इसके अंदर निवेश किया हुआ है AT1 बॉन्ड्स के अंदर, उनको यह कह दिया म्यूचुअल फंड्स को, अब आप इसको एक तरह से 100 साल का इंस्ट्रूमेंट मानकर चलो। ध्यान रखिएगा, सेबी ने क्या कह दिया म्यूचुअल फंड को कि देखो, होता तो वैसे ये परपेचुअल है, मतलब कि कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, लेकिन आपको ये 100 साल का मैच्योरिटी डेट मानकर चलना होगा, जस्ट मानकर चलना होगा। अब मानकर चलना होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि म्यूचुअल फंड को अपना जो ओवरऑल वैल्यू है उसको एसेस करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा यहां पर एक और चीज समझो। सपोज मैं कहता हूं आपके पास सपोज 1000 रुपए है, मैं कहता हूं ये 1000 रुपए आप 1 साल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को दे दो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए रिलायंस को दे दो, वो आपको 50% रिटर्न देती रहेगी। आप क्या कहोगे? हाँ ठीक है, ले लो, मुझे पूरा भरोसा है, रिलायंस इस समय बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर सपोज मैं कहता हूं कि आप ये 1000 रुपए 100 साल के लिए रिलायंस को दे दो, तो क्या आप दोगे? नहीं दोगे। आपको डाउट होगा, अरे 100 साल के बाद पता नहीं रिलायंस होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जितना लंबा टेन्योर होता जाता है, मतलब मेच्योरिटी डेट जितनी लंबी होती है, वो उतना ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो यहां पर अब क्या हुआ है कि क्योंकि सेबी ने कह दिया है कि आप इसको 100 साल का मानकर चलो, इसलिए म्यूचुअल फंड्स के लिए इसके अंदर निवेश करना क्या हुआ? ये रिस्की हो गया। म्यूचुअल फंड्स ने जो निवेश किया था, अब उसको लगेगा ये मेरा इन्वेस्टमेंट तो रिस्की टाइप का हो गया। 100 साल के बाद अगर हम मान के चलेंगे इसको, तो एक तरह से अब क्या होगा कि जो बॉन्ड है उसकी वैल्यू गिर जाएगी, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसको बेचना स्टार्ट कर देगी अचानक से। वो कहेगी यार ये तो रिस्की हो गया है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये अल्ट्रा लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। इतना लंबा टेन्योर का कोई भी चीज अगर आप सोचोगे तो ये रिस्क हो जाता है। इसकी वजह से ये बॉन्ड्स को जो है बेचना स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब ये जैसे ही बॉन्ड्स बेचेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, क्योंकि उनको रिस्क कम चाहिए, यहां पर ये अचानक से रिस्की हो गया सेबी के इस डिसीजन की वजह से, तो यहां पर अब कोई भी चीज की सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसका प्राइस क्या होगा? बॉन्ड का प्राइस नीचे आ जाएगा। तो यहां पर बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। अब बॉन्ड की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब यील्ड ऊपर चला जाएगा। ये तो आई होप कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता, प्लीज आप YouTube में सर्च करो
बॉन्ड यील्ड स्टडी आईक्यू, मेरे एक दो तीन वीडियो इसके ऊपर अवेलेबल हैं। लेटेस्ट मैंने 2 हफ्ते पहले भी इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया था कि बॉन्ड प्राइस नीचे आता है तो यील्ड क्यों ऊपर जाता है, वो आप देख लेना। तो यहां पर क्या हो रहा है कि बॉन्ड का प्राइस नीचे जा रहा है। बॉन्ड का प्राइस नीचे जा रहा है, इसका मतलब अब क्या हुआ कि जितने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने अपना निवेश किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है, बॉन्ड के अंदर, उनकी ओवरऑल वैल्यू तो कम हो गई ना, मतलब कि उसका एसेट वैल्यू कम हो जाएगा म्यूचुअल फंड के लिए। तो म्यूचुअल फंड यहां पर पैनिक में आ गए। म्यूचुअल फंड का कहना है कि यार हमें निवेश ही नहीं करना 81 बॉन्ड में। सेबी ने ये जो डिसीजन ले लिया है कि अचानक से 100 साल का मानकर चलो, इसकी वजह से अचानक से पैनिक आ जाएगी मार्केट के अंदर और लोग इसको बेचना स्टार्ट कर देंगे, भागने लगेंगे, 81 बॉन्ड्स रिस्की हो गया है, इसलिए हम नहीं चाहते। अब इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको बैंकों के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जब बैंक इसको जारी करती है 81 बॉन्ड्स को, तो ज्यादातर कौन खरीदता है? म्यूचुअल फंड खरीदता है। और म्यूचुअल जब फंड खरीदता है तो एक तरह से पैसा आ जाता है बैंक के पास। लेकिन यहां पर सेबी के डिसीजन से जब म्यूचुअल फंड इसको खरीदेगा ही नहीं तो बैंक के पास कैपिटल कैसे जुटेगा? क्योंकि बैंक तो 81 बॉन्ड्स के माध्यम से भी अपना कैपिटल जुटाता है। और यहां पर आपको पता है कि अभी एनपीए का क्राइसिस आने वाला है, इतना ज्यादा अभी पूरा कोविड वगैरह चला, तो यहां पर सरकार को भी लगता है कि हमें अभी जरूरत है कैपिटल को जुटाने के लिए। तो इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री का अगर आप डिसीजन देखोगे, उनका यही कहना है, उनका यह कहना है सेबी से कि ये जो भी आप नियम कानून लेकर आए हो, अभी के लिए आप इसको वापस करो, हम बाद में देखेंगे इसके ऊपर क्या करना है। क्योंकि आपको पता है कि सरकार ने अभी रिसेंटली डिसीजन लिया है कि 2 बैंक्स को हम प्राइवेट करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच अगर ये सारे नियम आ जाएंगे तो अचानक से पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है वो थोड़ा सा ट्रबल में आ सकता है। देखिए दोस्तों, ये पूरा बहुत ही लंबा वीडियो था एंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, बट जितना मुझसे आसानी से हो पाया मैंने करने की कोशिश की। और अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज आप इसको वापस एक बार देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आई एम वेरी श्योर। लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है तो प्लीज राइट टू मी अबाउट दिस, और मैं फिर से अगर कोशिश करूंगा, अगर कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर से हम देख सकते हैं एक और वीडियो के। बट आई होप कि दिस वीडियो शुड मेक थिंग्स वेरी क्लियर कि 81 बॉन्ड्स क्या होता है, सब कुछ क्या होता है, यहां पर सरकार ने इसको विड्रॉ करने के लिए क्यों बोला है। जाने से पहले, क्योंकि हम इस तरह के फाइनेंशियल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको बताना है यहां पर पूरे विश्व में क्या आप बता सकते हो कि सबसे बिगेस्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कौन से जगह पर है? क्या आप बता सकते हो कौन सी जगह को यूजुअली माना जाता है कि यह सबसे बड़ा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है पूरे विश्व का? इसका जो राइट आंसर है, हमेशा की तरह आपको इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।